चलो बच्चों क्लास स्टार्ट करें अब हमारे इस चैप्टर का आखिरी पोर्शन स्टार्ट हो गया है। मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में 4 पोर्शंस हैं। सबसे पहले न्यूट्रिशन, फिर रेस्पिरेशन, फिर ट्रांसपोर्टेशन और फिर एक्सक्रीशन। 4 पोर्शंस थे इस चैप्टर में, जिसमें से हम पहले 3 कवर कर चुके हैं। आज की क्लास हमारी इस चैप्टर की सेकंड लास्ट क्लास है। लास्ट क्लास में हम इसके बाद वाली क्लास में हम इंटेक्स्ट और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। एक क्लास पूरी हम क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए रखेंगे, ठीक है। आज की क्लास में सारे कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएंगे। आज की क्लास में मैं एक्सक्रीशन को खत्म कर दूंगा। एक्सक्रीशन छोटा सा ही है, ठीक है। तो ध्यान से देखते रहना। अब आप लोग सबसे पहले हम इसमें स्टार्ट कर रहे हैं एक्सक्रीशन, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं बोलूं कि एक्सक्रीशन को आप डिफाइन कैसे करोगे या एक्सक्रीशन होता क्या है? तो एक्सक्रीशन क्या होता है? द प्रोसेस by which the process by which the waste products या metabolic waste या metabolic waste is ejected out of the body, ठीक है, ऑफ द बॉडी। वो प्रोसेस जिसका यूज करके हमारी बॉडी या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी अपने बॉडी के अंदर के अनयूजफुल सब्सटेंस या फिर हार्मफुल सब्सटेंस, ठीक है, चाहे हम बोले कि अनयूजफुल सब्सटेंस, चाहे हम बोले हार्मफुल सब्सटेंस, ठीक है। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि कोई अनयूजफुल हो और कोई हो सकता है कि हार्मफुल भी हो। कोई चीज अगर हमारी बॉडी के अंदर ज्यादा टाइम तक रहेगी तो हमारे लिए पॉइजनस भी हो सकती है, ठीक है। तो ऐसे सब्सटेंसेस को जब हम इजेक्ट आउट करते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन बोलते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन बोलते हैं। अब सबसे पहले इसमें हम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ते हैं। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। बच्चों देखो मैं आपके सामने ही डायग्राम बना रहा हूं, तो आप ये देख सकते हो कि डायग्राम को बनाना कैसे है, ठीक है, और कैसे अप्रोच करना है डायग्राम बनाते समय। तो जो हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है, इसमें सबसे पहले हमारी 2 किडनीज हैं। ये मान लो मेरी एक किडनी और ये मेरी दूसरी किडनी, ठीक है। ये दोनों किडनी ऐसे ज्वाइंट है, ठीक है। और एक इसके साथ साथ और इसमें से क्या होगा? इसमें से 2 पाइप्स निकलेंगे। इसमें से क्या होंगे? 2 पाइप्स निकलेंगे, ठीक है। इसमें से 2 पाइप निकलेंगे और ये यहाँ पर हमारा एक होगा ब्लैडर, जिसके अंदर ये पाइप इकट्ठे होंगे, जिसके अंदर ये पाइप क्या होंगे? इकट्ठे होंगे और सामान जो है फिल होगा, ठीक है। अब देखो अब मैं सीधा सीधा करके इनकी लेबलिंग सिखा रहा हूँ आपको। ये है मान लो मेरी क्या, अगर मैं मान लो ऐसे खड़ा होता हूँ, ठीक है, अगर मैं ऐसे खड़ा होता हूँ तो ये क्या मेरी लेफ्ट साइड है और ये क्या मेरी राइट साइड है, ठीक है। तो ये हो जाएगी मान लो मेरी लेफ्ट किडनी है, ये लेफ्ट किडनी। इसी तरह ये क्या हो जाएगी हमारी राइट किडनी, ठीक है। जो हमारी बॉडी का फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है, जो ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, जो वेस्ट सब्सटेंसेस हैं वो किसके अंदर होंगे? ब्लड के अंदर होंगे। तो जो ब्लड का फिल्ट्रेशन है वो होता किसके अंदर है? किडनीज के अंदर ही होता है। जो ब्लड का फिल्ट्रेशन है वो किसके अंदर होता है बच्चों? किडनीज के अंदर ही होता है, ठीक है। जो हमारा फिल्ट्रेशन है वो किसके अंदर होता है? किडनीज के अंदर होता है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा पतला बना देता हूं, ठीक है। उसके बाद किडनीज के अंदर जब ब्लड का फिल्ट्रेशन होगा तो जो ब्लड वो किडनी में आता कहां से है? जो ब्लड है वो हमारी किडनी में आता कहां से है? ये आर्टरी है,
रीनल आर्टरी। ठीक है, जो ब्लड है वो हमारी किडनी में एंटर कहां से करता है, रीनल आर्टरी से हमारी किडनी में एंटर करता है, दोनों किडनी में। ठीक है, और उसके बाद ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, और जब ब्लड साफ हो जाता है हमारा, तो ये होती है हमारी रीनल वीन। रीनल वीन, ठीक है, ये क्या होती है, रीनल वीन। रीनल आर्टरी और रीनल वीन, ये दो चीजें देखनी है आपको। यहां तक क्लियर है बच्चों, मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? हाँ भैया। ठीक है, मुझे लगा मेरी आवाज शायद बीच में कट गई। तो देखो, ये मेरी लेफ्ट किडनी है, ये राइट किडनी। ठीक है, किडनीज के अंदर जो हमारे ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, जो हमारी किडनीज है उनके अंदर क्या होता है, ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो ब्लड के अंदर ही ट्रेवल कर रहे थे, सेल तक जा रहे थे। सेल में जब रेस्पिरेशन हो गया तो उसके बाद जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं या जितने भी अननेसेसरी प्रोडक्ट्स हैं वो ब्लड के अंदर ही है। तो ब्लड का फिल्ट्रेशन करना जरूरी है। तो ब्लड का फिल्ट्रेशन हमारी बॉडी में कहां पर होता है, यानी कि ब्लड की सफाई कहां पर होती है, ये ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में। और ये ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी जो मेन सफाई होती है वो कहां पर होती है, किडनीज में होती है। यहाँ पर तो वेस्ट सब्सटेंस इकट्ठा होता है, जो सफाई की प्रोसेस है वो किसके अंदर होती है, किडनी के अंदर सफाई होती है, और जो वेस्ट सब्सटेंस है वो इधर इकट्ठा होता है। ये किडनी के अंदर ब्लड आता कहां से है, ये रीनल आर्टरी है और ये रीनल वीन है। ये रीनल आर्टरी थोड़ा पीछे है और ये उसके आगे। जो रीनल आर्टरी है, मैंने आपको बताया था, आर्टरी जो है वो हार्ट से निकलती है। जो आर्टरी है वो क्या करती है, हार्ट से निकलती है, यहाँ पर आती है धीरे धीरे करके रीनल आर्टरीज, और इसके अंदर क्या करती है, ब्लड को डालती है, और ब्लड का क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है। जब ब्लड का फिल्ट्रेशन हो जाता है, यानी कि ब्लड मेरा जब साफ हो जाता है, तो ये जो रीनल वीन है ये उसको वापस से कैरी करके ले जाती है, किसके पास, हार्ट के पास। क्योंकि ब्लड हमारा कहाँ जाता है, हार्ट के पास जाता है ना, फिर हार्ट भेजता है लंग्स के पास। तो रीनल आर्टरी जो है वो ब्लड को लेके आती है किडनी में, और जो रीनल वीन है वो ब्लड को लेके जाती है किडनी से हार्ट की तरफ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जब फिल्ट्रेशन हो रहा है, जब यहाँ पर फिल्ट्रेशन हो रहा है तो साफ ब्लड तो ऊपर चला गया, वापस से हार्ट में चला गया कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भेजने के लिए। जितने भी वेस्ट सब्सटेंस हैं, जितने भी वेस्ट सब्सटेंस हैं वो यहाँ पर इकट्ठे होते हैं, यहाँ पर इकट्ठे होते हैं। और ये जो दो पाइप है हमारे यूरेटर, इनका नाम क्या है, यूरेटर। ठीक है, ये दोनों पाइप्स का नाम क्या है, यूरेटर। इन दोनों पाइप्स में से कलेक्ट हो होके आ जाता है आपके ब्लैडर में। कहां पर आ जाता है, आपके ब्लैडर में। इसको हम ब्लैडर बोलते हैं, या फिर मैं यूरिनरी ब्लैडर भी बोल सकता हूँ, यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर में जो हमारा ब्लड है, सॉरी, यूरिनरी ब्लैडर में जो हमारे वेस्ट सब्सटेंस है, जो हमारे वेस्ट सब्सटेंस है वो यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठे हो जाते हैं। और जब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वेस्ट सब्सटेंस इकट्ठे हो जाते हैं कि अब हम उनको एक्सक्रीट आउट कर सकते हैं या इजेक्ट आउट कर सकते हैं, तो यहाँ पर एक स्मॉल ओपनिंग होती है जिसका नाम होता है क्या, यूरेथ्रा। ठीक है, तो वो यूरेथ्रा की मदद से हमारी बॉडी से बाहर निकाल दिए जाते हैं। एक बार और समझ लो आप एक्सक्रीशन की प्रोसेस को। जो हमारी बॉडी में फिल्ट्रेशन करता है, यानी कि जो सफाई का काम करता है, वो कौन है, किडनीज है। ठीक है, लेफ्ट किडनी और राइट किडनी। लेफ्ट किडनी और राइट किडनी में पहले ब्लड आता है रीनल आर्टरी से। ठीक है, किडनी में सफाई होती है, और जो साफ ब्लड है, जो मेरा साफ ब्लड है जिसको मैंने प्यूरिफाई कर दिया, वो रीनल वीन के थ्रू बॉडी में भेज दिया जाएगा। ठीक है, अब जो वेस्ट सब्सटेंस है वो इन दोनों पाइप से, इन पाइप्स का नाम क्या है, यूरेटर। इन पाइप्स का नाम क्या है, यूरेटर। दोनों पाइप से इकट्ठे हो जाएंगे हमारे यूरिनरी ब्लैडर में। ये दोनों पाइप से आएंगे और इकट्ठे हो जाएंगे हमारे यूरिनरी ब्लैडर में। तो अब धीरे धीरे करके जब वो इकट्ठे होते जाएंगे, इकट्ठे होते जाएंगे, जब इतने ज्यादा हो जाएंगे कि उनको एक्सक्रीट आउट कर देना चाहिए या इजेक्ट आउट करने की हालत हो जाएगी, तो यहाँ पर एक स्मॉल ओपनिंग होती है जिसका नाम होता है यूरेथ्रा। यहाँ से हम उनको एक्सक्रीट आउट कर देंगे। यहाँ तक क्लियर है सभी को? क्या यहाँ तक सभी को क्लियर है? ठीक है, एक चीज और समझनी है बच्चों, जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर होता है, ये जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर होता है, ये कैसा होता है, ये मस्कुलर होता है। ये कैसा है, मस्कुलर है। मस्कुलर है इसका मतलब क्या है, मेड अप ऑफ मसल्स। ठीक है, मसल्स यानी कि मसल टिश्यू। ठीक है, जो हमने 9th क्लास में पढ़े थे ना, 4 टाइप के टिश्यूज होते हैं। जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर है ये क्या है, मस्कुलर है, यानी कि मसल टिश्यूज से बना है। और कोई भी चीज हमारी बॉडी में जो मस्कुलर होती है, कोई भी चीज जो हमारी बॉडी में मस्कुलर होती है, वो क्या होती है, वो वॉलेंट्री मसल होती है। वो क्या होती है हमारी
वॉलेंट्री मसल होती है, और जितनी भी हमारी वॉलेंट्री मसल होती है वो क्या होती है, कंट्रोल्ड बाय ब्रेन। ठीक है, जितनी भी हमारी वॉलेंट्री मसल्स होती हैं उनको हमारा ब्रेन कंट्रोल कर सकता है, जितनी भी वॉलेंट्री मसल्स होती हैं उनको हमारा ब्रेन क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। और ये अच्छी बात है बच्चों की, जो हमारा ब्लैडर है, ये हमारा ब्लैडर है क्या है, मस्कुलर है, ठीक है, जिसकी वजह से ये क्या है, वॉलेंट्री मसल है, जिसको हमारा ब्रेन जो है वो कंट्रोल कर सकता है। हमारा जो ब्रेन है वो इस मूवमेंट को कंट्रोल कर सकता है, इसीलिए जो यूरिनेशन की अर्ज है उसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। नहीं तो अगर हम ये मस्कुलर नहीं होता और अगर हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते तो जैसी ब्लैडर फिल आउट होता वो अपने आप यूरेथ्रा के थ्रू सारा का सारा यूरिन बाहर आ जाता। आप कभी भी यूरिन को कंट्रोल नहीं कर पाते, आप हमेशा यूरिन को कंट्रोल कर पाते हो। क्यों कर पाते हो, क्योंकि ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर हमारा मस्कुलर है, और मस्कुलर होने की वजह से क्या है, ये वॉलेंट्री मसल है और ये हमारे ब्रेन के कंट्रोल में है, इसलिए आप यूरिनेशन की अर्ज को कंट्रोल कर सकते हो, नहीं तो कंट्रोल नहीं कर पाते। इस बात को समझ गए सभी? यहां तक क्लियर है सभी को? एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ठीक है, हो गया भैया। ठीक है, अब इसको मिटा रहा हूं। बच्चों देखो, मैंने अभी आपको बताया कि जो मेन फिल्ट्रेशन होता है, जो हमारे ब्लड का मेन फिल्ट्रेशन होता है वो कहां पर होता है, किडनीज में, है ना। जो हमारे ब्लड का मेन फिल्ट्रेशन होता है वो कहां पर होता है, किडनीज में होता है। यानी कि जो ब्लड का फिल्ट्रेशन है, जो ब्लड की सफाई का काम है, वो कौन करता है, किडनी करता है। ठीक है, अब किडनी के अंदर ऐसा क्या है कि वो ब्लड की सफाई करता है। तो बच्चों हमारे पास दो किडनी है, लेफ्ट किडनी और राइट किडनी, और हर एक किडनी में मिलियंस ऑफ ब्लड के क्लस्टर है। क्लस्टर का मतलब होता है गुच्छा। ठीक है, हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि ईच किडनी has a cluster of each kidney has clusters of has about 1 million clusters of blood vessels। ठीक है, और ये जो क्लस्टर्स होते हैं, ये जो क्लस्टर्स ऑफ ब्लड वेसल्स हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, नेफ्रॉन। इन्हें हम क्या कहते हैं, नेफ्रॉन। जो हमारी ब्लड कैपिलरीज का, ब्लड वेसल्स का जो क्लस्टर है, क्लस्टर का मतलब क्या होता है, गुच्छा। ठीक है, एक क्लस्टर जो है वो क्या कहलाता है, नेफ्रॉन कहलाता है। और ऐसे कितने क्लस्टर हैं, अबाउट 1 मिलियन क्लस्टर है एक किडनी में, और हमारी ऐसी दो किडनी है। ठीक है, तो ये कितने छोटे छोटे होते होंगे क्लस्टर, आप अंदाजा लगा सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो हमारी हर किडनी में अबाउट 1 मिलियन क्लस्टर ऑफ ब्लड वेसल्स होती है। ये पॉइंट क्लियर है सभी को? अब देखो, ये जो क्लस्टर्स ऑफ ब्लड वेसल्स है इन्हें हम क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। और यही जो है नेफ्रॉन जो है, ये क्या है, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ठीक है, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। जैसे कि मैंने एक दिन आपसे पूछा था कि व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स, लंग्स की फंक्शनल यूनिट क्या है, तो मैंने आपको बताया था कि लंग्स की फंक्शनल यूनिट क्या है, एल्वियोलाई। एल्वियोलाई को हम क्या कहते हैं, लंग्स की फंक्शनल यूनिट, वहां पर मेन काम वो करता है। इसी तरह जो फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है वो क्या कहलाते हैं, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन हमारे क्या है, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ठीक है, यही हमारे ब्लड का फिल्ट्रेशन करने का काम करते हैं। एक बार देखो इसका भी स्ट्रक्चर हम सीख लेते हैं कैसे बनाना। सबसे पहले यहाँ पर है बोमेन्स कैप्सूल बनाएंगे हम। ठीक है, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, यहाँ पर है बोमेन्स कैप्सूल बनाएंगे। उसके बाद ये ट्यूबुलर पार्ट है, ये हमारे नेफ्रॉन का क्या है, ट्यूबुलर पार्ट है, ट्यूब वाला पार्ट है। ठीक है, ये हमारे नेफ्रॉन का क्या है, ट्यूबुलर पार्ट है।
ये है हमारे नेफ्रॉन का ट्यूबुलर पार्ट। बच्चों यहाँ पर आप सीख भी सकते हो डायग्राम बनाना कैसे, डायग्राम बनाना भी सिखा रहा हूँ मैं आपको। हाथ क्या, नेफ्रॉन का डायग्राम बहुत मुश्किल होता है, बच्चों को दिक्कत आती है। ठीक है, देखो आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा नेफ्रॉन होता है, जो नेफ्रॉन होता है इसको हम 3 पार्ट्स में पढ़ते हैं। ठीक है, जो नेफ्रॉन की फंक्शनिंग भी है और जो इसका स्ट्रक्चर भी है उसको हम 3 पार्ट्स में पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस। ठीक है, फिर आता है इसका ट्यूबुलर पार्ट, फिर क्या आता है इसका ट्यूबुलर पार्ट, और लास्ट में आता है इसका कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, लास्ट में क्या आता है इसका कलेक्टिंग डक्ट। नेफ्रॉन को हम 3 पार्ट्स में पढ़ते हैं, ग्लोमेरुलस, इसका फिर ट्यूबुलर पार्ट और उसके बाद इसकी कलेक्टिंग डक्ट। अब मैं लेबल करवाता हूं, देखो ये जो हमारा बोमेन्स कैप्सूल है, ये क्या है, बोमेन्स कैप्सूल। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पर क्लस्टर है बहुत सारी ब्लड वेसल्स का। यहाँ पर क्या है, बहुत सारी ब्लड वेसल्स एकदम इकट्ठी हो रखी है। ठीक है, बहुत सारी ब्लड वेसल्स क्या हो रखी है, एकदम इकट्ठी हो रखी है। और यहाँ पर मेन फिल्ट्रेशन होता है, यहाँ पर क्या होता है, ब्लड का मेन फिल्ट्रेशन होता है, यहाँ पर सफाई होती है। ठीक है, अब इसके अंदर, अब वैसे ही आपके सिलेबस में है नहीं पर कोई बात नहीं, इसके अंदर जो ब्लड आता है, इसके अंदर जो ब्लड आता है वो आता है एफरेंट आर्टरियोल। ठीक है, कहां से ब्लड आता है, एफरेंट आर्टरियोल या रीनल ट्यूब कहते हैं, एफरेंट रीनल ट्यूब। ठीक है, और इससे जो निकलता है वो निकलता है एफरेंट रीनल ट्यूब। ठीक है, बोमेन्स कैप्सूल में जो एंट्री होती है ब्लड की वो कहां से होती है, एफरेंट रीनल ट्यूब से, और जो एग्जिट होती है वो कहां से होती है, एफरेंट रीनल ट्यूब से। ठीक है, ब्लड इसके अंदर आया, ठीक है, यहाँ पर सफाई हुई और फिर यहाँ से निकल गया। ब्लड इसके अंदर आया, यहाँ पर सफाई हुई और यहाँ से निकल गया। तो जो वेस्ट सब्सटेंस है वो कहाँ रह गए, यहीं पर से रह गए। ब्लड आया था इसके अंदर यहाँ से, कोई कुछ कह रहा है क्या, देखो ब्लड इसके अंदर आया था यहाँ से, ठीक है, यहाँ पर सफाई हुई और यहाँ से साफ ब्लड चला गया, बाहर निकल गया इससे। तो जो वेस्ट सब्सटेंस है वो हाँ ठीक है, अब देख लो एक बार इसको समझ लो। हाँ, जो ब्लड आया था बोमेन्स कैप्सूल के अंदर वो किसकी मदद से आया था, एफरेंट रीनल ट्यूब से। यहाँ पर सफाई हुई और यहाँ से निकल गया किसकी मदद से, एफरेंट रीनल ट्यूब से। आप ये समझ सकते हो, ए पहले आता है तो आया होगा ए वाले से, और ई बाद में आता है तो गया होगा ई वाले से। आया है एफरेंट से और गया है इफरेंट से। ठीक है, उसके बाद जो वेस्ट सब्सटेंस है वो तो यहाँ पर रह गए। तो जो वेस्ट सब्सटेंस है वो यहाँ से धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं, यहाँ से क्या होते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं। अब ये जब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और बढ़ते हुए यहाँ तक जाना है इनको, ये इनका रास्ता है। ठीक है, यहाँ से इनको वेस्ट सब्सटेंसेस को ऐसे ऐसे जाना है और धीरे धीरे करते हुए यहाँ से इधर निकल जाना है। ठीक है, ये इनकी, ये सीधे क्यों नहीं निकलता है, ऐसे क्यों निकलता है, बताता हूँ अभी ऐसे क्यों निकलते हैं। अब इसके बाद यहाँ से निकलना है। अब देखो ये जो इसके अंदर वेस्ट सब्सटेंस चल रहा है, ये जो इसके अंदर वेस्ट सब्सटेंस चल रहा है उसमें क्या क्या है हमारा, यूरिया है, यूरिक एसिड है, ठीक है, अमीनो एसिड है, इसके अलावा ग्लूकोज भी होता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें वाटर भी होता है, इसके अलावा इसमें वाटर भी होता है और कई सॉल्ट्स भी होते हैं। ये सारी चीजें होती हैं। जब ये यहाँ से यहाँ जा रहा होता है ना तो ये सारी चीजें इसके अंदर होती है, यूरिया, यूरिक एसिड, अमीनो एसिड, ग्लूकोज और वाटर। अब देखो इसमें कुछ चीजें तो ऐसी हैं, इसमें कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो कि क्या है, वेस्ट है। जैसे कि यूरिया की हमारी बॉडी को जरूरत नहीं है, यूरिक एसिड की हमारी बॉडी को जरूरत नहीं है। ठीक है, पर आपको पता है कि जो प्रोटीन है वो किस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, अमीनो एसिड में। तो ये क्या एक तरह का प्रोटीन है ना, इसकी तो हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट हो सकती है। इसी तरह ग्लूकोज भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और वाटर भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कई बार है कई बार नहीं है, वो डिपेंड करेगा कि हमारी बॉडी में पहले से वाटर कितना है ना, इस बात पर डिपेंड करेगा कि पहले से वाटर कितना है। तो देखो जब ये यहाँ से यहाँ तक चल रहा होगा, इस रास्ते से चल रहा होगा, तो मेरी बॉडी को याद आता है कि इसमें से कई चीजें ऐसी भी निकल गई हैं जिनकी मेरे को जरूरत है। तो यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन स्टार्ट होगा। ये जो पूरा पार्ट है
ये जो पूरा पार्ट है ये ट्यूबुलर पार्ट है। ये मेरा क्या था, ये ग्लोमेरुलस वाला पार्ट था, ये मेरा क्या है, ट्यूबुलर पार्ट है। ये वाला मेरा क्या है, ट्यूबुलर पार्ट है। और ये है मेरी कलेक्टिंग डक्ट। ये क्या है, कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, तो जो ट्यूबुलर पार्ट है, जो हमारा ट्यूबुलर पार्ट है, इस ट्यूबुलर पार्ट में क्या काम होता है, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है, यहां पर हमने ब्लड की सफाई तो कर दी थी, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा रीएब्जॉर्प्शन होगा इसका। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, हमारा रीएब्जॉर्प्शन होगा इसका। तो रीएब्जॉर्प्शन के लिए क्या होता है, यहाँ पर जितना भी रीएब्जॉर्प्शन होगा, ये इससे यहां से जितना भी रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, यहां पर से एक और ब्लड वेसल आती है जो कि इसके साथ साथ चलती रहती है। ठीक है, आप ये देखिए, लग रहा है कि इसके साथ साथ चल रही है। हाँ भैया। ठीक है, ये इसके साथ साथ चल रही है। एक और ब्लड वेसल आती है जो कि इसके साथ साथ चल रही है। इसमें से जितना भी सब्सटेंस रीएब्सॉर्ब हो रहा है, जितना भी सब्सटेंस इसमें से रीएब्सॉर्ब होगा, वो क्या कर देगा, यहाँ से वापस जो एफरेंट वाली थी जो कि बाहर निकल रही थी, उसमें क्या कर देगा, वो पहुंचा देगा। ये बात क्लियर है, ये चीज क्लियर है सभी को। यहाँ पर से क्या होगी, साथ साथ कुछ और ऐसी ब्लड वेसल्स चलेंगी छोटी छोटी, जो कि जो सब्सटेंस भी मेरा रीएब्सॉर्ब हो रहा है, रीएब्सॉर्ब होने वाला सब्सटेंस क्या मेरा, अमीनो एसिड, ग्लूकोज, ठीक है, कुछ सॉल्ट भी रीएब्सॉर्ब होंगे मेरे। ये सारे सब्सटेंस जो होंगे, जब तक यहाँ से वेस्ट सब्सटेंस जाते रहेंगे तो इनका रीएब्सॉर्प्शन होगा। और ये जो साथ में चल रही ब्लड वेसल है, ये क्या करेगी, उसको रीएब्सॉर्ब करके जो एफरेंट रीनल ट्यूब है उसके अंदर डाल देगी। उसके अंदर डाल देगी तो ये सब्सटेंस वापस मेरे ब्लड में मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, अब वाटर की बात जब आती है, तो वाटर की बात जब हमने न्यूट्रिशन पढ़ा था, तो भी मैंने आपको डिस्कस किया था कि जैसे मान लो सर्दियों का टाइम है, तो मेरी बॉडी को वाटर की इतनी रिक्वायरमेंट होती नहीं है। लेकिन अगर गर्मी का टाइम है तो मेरी बॉडी वाटर बहुत जल्दी यूज करती है, स्वेट की फॉर्म में और एनर्जी की फॉर्म में, है ना। तो वाटर की रिक्वायरमेंट मेरे को लगातार रहती है, क्योंकि वाटर जल्दी खत्म हो रहा होता है। तो ये डिपेंड करेगा कि आपकी कंडीशन कैसी है। अगर वाटर आपकी बॉडी में ठीक ठाक अमाउंट में है पहले से, तो वाटर का रीएब्सॉर्प्शन नहीं होगा। पर अगर वाटर आपकी बॉडी में कम अमाउंट में है, तो ये वाटर का क्या होगा, रीएब्सॉर्प्शन होगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सेलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर। ठीक है, सेलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर। और ये जो प्रोसेस होती है सेलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर, इसको मैंने देखा था आपकी एनसीईआरटी में तो नहीं है, पर ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एक बार सीबीएसई में आया था। इसको हम बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है, जो हमारी बॉडी में सेलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन होता है वाटर का, जो वाटर का सेलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन की। ऑस्मोसिस की मतलब, आप ऑस्मो का मतलब है वाटर, आपकी बॉडी में पहले से कितना वाटर है और कितनी उसको रिक्वायरमेंट है। ठीक है, उसके हिसाब से हमारी बॉडी क्या करती है, ऑस्मो रेगुलेशन करती है। अगर वाटर है तो नहीं ले रही, और अगर कम है वाटर तो ले लेगी। ये क्लियर हुआ। एक बार इसको मैं पूरा का पूरा दोबारा समझा रहा हूँ। देखो, हमारा जो नेफ्रॉन है उसके तीन पार्ट है, ग्लोमेरुलस, ट्यूबुलर पार्ट और कलेक्टिव। ठीक है, जो ग्लोमेरुलस है इसमें होता है हमारा फिल्ट्रेशन। इसके अंदर क्या होता है हमारा, फिल्ट्रेशन। ठीक है, ये बॉमन्स कैप्सूल के अंदर क्लस्टर है, बहुत सारी ब्लड वेसल्स हैं। ठीक है, जो कि क्या करती है, ब्लड की सफाई करती है। यहाँ पर ब्लड आता कहाँ से, एफरेंट रीनल ट्यूब से, और जाता कैसे, इफरेंट रीनल ट्यूब से। ठीक है, यहाँ पर ब्लड का फिल्ट्रेशन हो जाता है। उसके बाद जो वेस्ट सब्सटेंस है वो इस ट्यूबुलर पार्ट में मूव करता है। जब तक वो इस ट्यूबुलर पार्ट में मूव कर रहा होता है, इसमें क्या होता रहता है, इसका रीएब्सॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है, वहां पर सब्सटेंसेस क्या क्या होते हैं हमारे पास, यूरिया, यूरिक एसिड, अमीनो एसिड, ग्लूकोज, वाटर और सॉल्ट। ठीक है, ये सारे वेस्ट सब्सटेंस यहाँ से निकले थे। अब इसमें जाते समय जो भी हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड सब्सटेंसेस हैं, जैसे कि हम अमीनो एसिड का यूज कर सकते हैं, हम ग्लूकोज का यूज कर सकते हैं, और हम थोड़े से वाटर और सॉल्ट्स का यूज कर सकते हैं। तो इन चीजों को हमारी बॉडी क्या करती है, रीअब्सॉर्ब करती है। ठीक है, रीअब्सॉर्ब करने के लिए यहाँ पर कई सारी छोटी छोटी ब्लड वेसल साथ साथ में चल रही होती है। आप एनसीईआरटी का डायग्राम देखोगे तो आपको पता चलेगा। तो वो क्या करती है, वापस उसको ब्लड में मिक्स कर देती है, और ये जितना भी वेस्ट था ये सारा इकट्ठा होता है कहाँ पर, कलेक्टिंग डक्ट में। ये सारा इकट्ठा होता है कहाँ पर, कलेक्टिंग डक्ट में। ये क्या करता है, कलेक्ट्स द वेस्ट, जो वेस्ट है उसको कलेक्ट करता है, कलेक्टिंग डक्ट। अब जितने भी नेफ्रॉन है किडनी में, उन सभी के कलेक्टिंग डक्ट
जितने भी नेफ्रॉन है हमारी बॉडी में, उन सभी के कलेक्टिंग डक्ट इकट्ठा कर करके उसको कहाँ पे डाल देते हैं, किडनी से यूरेटर में डाल देते हैं। वापस आ जाओ पिछले वाले डायग्राम में, यूरेटर से आता है फिर यूरिनरी ब्लैडर में, और ब्लैडर में इकट्ठा हो के जब पास करना होता है तब यूरेथ्रा के थ्रू, स्मॉल ओपनिंग के थ्रू पास कर दिया जाता है। ये हमारा ह्यूमंस का एक्सक्रीटरी सिस्टम था। क्या यहाँ तक समझ में आया सभी को? यस सर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। ठीक है, आई होप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा नेक्स्ट है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। अगला क्या हमारा, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। ठीक है, तो आपने इतना तो नोटिस करा होगा कि आपने किसी प्लांट को कभी एक्सक्रीट आउट करते देखा है कि प्लांट जो है वो वेस्ट सब्सटेंस एक्सक्रीट आउट कर रहा है, सॉइल में गिरा रहा है। ऐसा कभी आपने प्लांट को करते हुए तो देखा नहीं। क्यों? क्योंकि प्लांट के पास कोई एक्सक्रीटरी पार्ट, एक्सक्रीटरी बॉडी पार्ट उसके पास नहीं है ना। क्यों? क्योंकि उसने जब खाना, हम तो क्या करते हैं, बाहर से खाना खाते हैं, ठीक है, पर प्लांट तो ऐसे बाहर से खाना खाता ही नहीं है, तो निकालने की भी जरूरत नहीं है। हम तो खाते हैं बाहर से कुछ सब्सटेंस, इसलिए हम निकालते हैं। प्लांट तो क्या करता है, सिंपल चीजें लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, वाटर लेता है, ऐसी चीजें तो वो इनटेक करता है। तो निकालने के लिए भी उसको कोई स्पेशल बॉडी पार्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती प्लांट को भी। ठीक है, तो प्लांट के अंदर एक्सक्रीशन कैसे होता है? देखो, एक्सक्रीशन किस किस चीजों का हो सकता है? एक्सक्रीशन गैसेस का हो सकता है, एक्सक्रीशन लिक्विड का हो सकता है, लिक्विड या फिर हम क्या कहें यहाँ पर वाटर का एक्सक्रीशन हो सकता है, और उसके बाद कुछ सॉलिड सब्सटेंसेस का, कुछ सॉलिड सब्सटेंसेस का भी एक्सक्रीशन हो सकता है। अब अगर मैं बात करूं गैसेस के एक्सक्रीशन की, तो हमने तो पढ़ा ही था रेस्पिरेशन में, ठीक है, कि जो प्लांट है उसमें वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करता है, और ऑक्सीजन उसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है ना। जैसे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, ऐसे प्लांट का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है, ऑक्सीजन, और वो उसको सीधा निकाल देता है कहां से, स्टोमेटापोर से। वो कैसे निकाल देता है उसको, सीधा स्टोमेटापोर से निकाल देता है गैसेस को, तो ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है वाटर, तो वाटर को वो कैसे निकाल देता है, ट्रांसपिरेशन की मदद से निकाल देता है, ठीक है। जितना भी वाटर उसकी बॉडी में ज्यादा होता है ट्रांसपिरेशन करता है और ऊपर से बाहर निकाल देता है। अब बात आती है सॉलिड सब्सटेंस की, अगर उसके अंदर कुछ नाइट्रोजीनियस वेस्ट है या थोड़े थोड़े सॉलिड सब्सटेंस है, तो उनको वो कैसे एक्सक्रीट आउट करता है। देखो, अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग तरीके हो सकते हैं। जैसे कि कई प्लांट ऐसे होते हैं जो अपने किसी एक बॉडी पार्ट में, ठीक है, एनी वन बॉडी पार्ट, एनी बॉडी पार्ट, प्लांट क्या कर सकता है, अपने किसी एक बॉडी पार्ट में सारा का सारा वेस्ट सब्सटेंस इकट्ठा कर सकता है। प्लांट क्या कर सकता है, अपने किसी एक बॉडी पार्ट में सारा का सारा वेस्ट सब्सटेंस इकट्ठा कर सकता है। वो बॉडी पार्ट क्या हो सकता है, वो बॉडी पार्ट उसकी लीफ भी हो सकती है। आपने देखा होगा कई बार एक पौधा पूरा हरा भरा होता है, पर उसकी एक कोने पे एक लीफ ऐसी होती है जो बिल्कुल काली पड़ी होती है ना। तो वो लीफ क्या है, उसमें वो अपना सारा का सारा वेस्ट सब्सटेंस इकट्ठा कर रहा है, और समय आने पर वो क्या करेगा, उस लीफ को गिरा देगा। पहले क्या करेगा, सारा का सारा बॉडी का वेस्ट सब्सटेंस एक पत्ती में इकट्ठा करेगा। वो पत्ती आप बाहर से देखोगे बिल्कुल काली सी पड़ रखी होगी, ठीक है, और कुछ समय बाद वो क्या करेगा, उस पत्ती को नीचे गिरा देगा, तो उसका वेस्ट सब्सटेंस भी क्या होगा, उसकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। ऐसे सिर्फ लीफ नहीं बच्चों, कई प्लांट्स जो हैं, कई प्लांट्स के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स फ्रूट में भी होते हैं, ठीक है, जो प्लांट के लिए एक्सक्रीशन है। आप ये मत सोचो कि हम प्लांट, जैसे जो प्लांट है वो अपने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट फूड में भी इकट्ठा कर सकता है, यानी कि जो फल होते हैं उसके फ्रूट उसके अंदर भी डाल रहा हो, तो जो फ्रूट है उसका वो क्या है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट उसके फूड में इकट्ठे हो रहे हैं, फ्रूट में इकट्ठे हो रहे हैं, और फ्रूट क्या होता है, गिर जाता है, और फिर उस फ्रूट को हम क्या कर लेते हैं, खा लेते हैं। अब आपको ये नहीं सोचना कि हम प्लांट का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट खा रहे हैं। आप एक बात बताओ, प्लांट का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट तो ऑक्सीजन भी है, पर उसका भी तो हम इस्तेमाल करते ही है ना, उसकी भी तो हमें जरूरत है। तो एक ऑर्गेनिज्म का कोई एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जरूरी नहीं है कि वो हमारे लिए हार्मफुल ही हो, वो हमारे लिए यूजफुल भी हो सकता है। हमने ऑक्सीजन के केस में भी देखा था, और ये फ्रूट के केस में भी देखा जा सकता है। कई प्लांट क्या करते हैं, फ्रूट के अंदर अपना वेस्ट सब्सटेंस इकट्ठा करते हैं और उस फ्रूट को गिरा देते हैं, ठीक है। और इसके अलावा क्या हो सकता है, इसके अलावा कई प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि आपने किसी पेड़ में गम्स निकलते हुए देखे हैं, ठीक है, किसी कोई पेड़ होते हैं बहुत बड़े बड़े, उसमें से गोंद सी निकल रही होती है, गोल्डन कलर की गोंद सी निकल रही होती है टाइट टाइट सी,
ठीक है, तो वो भी क्या होता है, उसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, जो कि वो क्या कर रहा होता है, एक्सक्रीट आउट कर रहा होता है। ठीक है, इसके अलावा और क्या कर सकता है, वो सॉइल में रिलीज कर सकता है, रूट्स की मदद से वो क्या कर सकता है, अपना वेस्ट प्रोडक्ट सॉइल के अंदर भी रिलीज कर सकता है। ये बात क्लियर है सभी को? जो प्लांट है वो कैसे कैसे अपना एक्सक्रीशन कर सकता है, लीफ से अपना एक्सक्रीशन कर सकता है, किसी पत्ती में सब्सटेंस इकट्ठा करेगा और उस पत्ती को ही गिरा देगा, या वो क्या कर सकता है, इसके अलावा किसी फ्रूट में अपने सब्सटेंस इकट्ठा कर देगा और फिर उस फ्रूट को गिरा देगा कुछ समय बाद, या फिर वो क्या कर सकता है, अलग अलग वो होते हैं, जैसे कई जो पेड़ होते हैं उनमें से गम्स होती हैं, गम्स निकल रही होती हैं, गोंद तरह का निकल रहा होता है, गोल्डन कलर का। ठीक है, वो भी क्या होता है, उसका एक्सक्रीटरी सब्सटेंस होता है। ठीक है, इसके अलावा कई प्लांट्स क्या करते हैं, रूट्स की मदद से सॉइल के अंदर भी कुछ एक्सक्रीटरी सब्सटेंस रिलीज कर देते हैं। ठीक है, तो प्लांट्स के अंदर एक्सक्रीशन इस तरह से होता है, प्लांट के अंदर एक्सक्रीशन बहुत छोटा सा था, इतना ही था बस। और ये आपका चैप्टर हो गया खत्म, हमने एक्सक्रीशन खत्म कर लिया है और अब हमने इस चैप्टर को भी खत्म कर लिया है। ठीक है भैया। अब किसी का कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं सर। ठीक है, बाकी किसी बच्चे का? नहीं है भैया। आर्यन, अभिषेक, दीपाक्षी, कशिश, मानव, सचिन? सर एक बार थोड़ा शॉर्ट में नहीं बता सर। सर एक बार थोड़ा शॉर्ट में बता दो एक्सक्रीटरी इन ह्यूमंस का। सर एक बार एक्सक्रीटरी प्लांट्स में एक्सक्रीशन या ह्यूमंस में? सर ह्यूमंस में ह्यूमंस में एक्सक्रीशन। बेटा Yes, sir, देखो, ह्यूमंस में एक्सक्रीशन सुन लो एक बार। ह्यूमंस में जो एक्सक्रीशन है, ठीक है, वो उसके लिए जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसमें किडनीज है, किडनीज में क्या होगा, ब्लड आएगा, ब्लड फिल्टर होगा और ब्लड चला जाएगा साफ होके। अब जो वेस्ट सब्सटेंस बचे हैं वो इकट्ठे होके, दो ट्यूब हैं, दोनों ट्यूब से इकट्ठे होके, वो दोनों ट्यूब का नाम है यूरेटर, और इकट्ठे होके हमारे कलेक्ट हो जाएंगे किसमें, यूरिनरी ब्लैडर में। ब्लैडर में इकट्ठे हो जाएंगे और जब इतनी ज्यादा अमाउंट इकट्ठी हो जाएगी, मतलब ज्यादा अमाउंट इकट्ठी हो जाएगी, तो वो उसको क्या कर सकते हैं, फिर हम इजेक्ट आउट कर सकते हैं, एक्सक्रीट आउट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा होता है। अब हम थोड़ा सा इसके अंदर घुसते हैं, हम देखते हैं किडनी के अंदर क्या है। तो किडनी के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे क्लस्टर्स होते हैं, गुच्छे होते हैं ब्लड वेसल्स के। ऐसे कितने गुच्छे होते हैं, छोटे छोटे, जैसे अंगूर के गुच्छे होते हैं ना एक पेड़ में, बहुत छोटे छोटे से, ऐसी ब्लड वेसल्स के गुच्छे हैं, बहुत सारे क्लस्टर्स हैं। और ऐसे कितने गुच्छे हैं, मिलियंस ऑफ गुच्छे हैं एक किडनी में। उस गुच्छे को हम, उस क्लस्टर को हम क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक है, फिर हमारे नेफ्रॉन में आ जाते हैं हम। नेफ्रॉन के हमारे तीन पार्ट हैं, एक ग्लोमेरुलस जिसमें हमारे ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, एक ट्यूबुलर पार्ट जिसमें हमारे ब्लड का रीअब्जॉर्प्शन होता है, यानी कि जो वेस्ट सब्सटेंस थे उनको हम रीअब्जॉर्ब करते हैं, और कलेक्टिंग डक्ट में उस सब्सटेंस को इकट्ठा कर दिया जाता है। ऐसे सारे कलेक्टिंग डक्ट इकट्ठा कर करके यूरेटर के थ्रू ब्लैडर में चले जाते हैं, फिर वही प्रोसेस आ गई, ब्लैडर उनको गिरा देता है। ये था ह्यूमंस में। क्लियर है? ओके सर। अब ये जितनी बार खुद से पढ़ोगे आप उतना ज्यादा क्लियर होता जाएगा आपको। दीपाक्षी बेटा आपको क्लियर है? ठीक है, वेरी गुड। तो बच्चों ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया है। ठीक है, आज हमारी इस चैप्टर की लास्ट क्लास थी। अब आज का होमवर्क आपका होगा अगली क्लास में। अगली क्लास में जब आप आओगे तो आप सारे के सारे इन-टेक्स्ट क्वेश्चंस और सारे के सारे एक्सरसाइज क्वेश्चंस कंप्लीट करके लेके आओगे। ठीक है, जो डाउट है उसको भी कंप्लीट करके लेके आना, उसके बाद हम क्लास में डिस्कस करेंगे और फिर दोबारा एक बार आपको देंगे होमवर्क। सर इसके नोट